बच्चों, स्वागत है आपका YouTube चैनल फिजिक्स इन्फो पर। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा वेक्टर के रिगार्डिंग। देखिए, हम लोग अब तक वेक्टर में मैथमेटिकल ऑपरेशन के जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के पार्ट हैं वो हम लोग अभी समझ चुके हैं। मतलब कि कैसे दो वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करना है, कैसे उनको सब्ट्रैक्ट करना है, ये हम लोगों ने सीख लिया है। और उसके बेसिस पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स भी जो हैं जो जेई में और नीट में आए हैं उसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे आगे। लेकिन उससे पहले आज मैं आपको अब वेक्टर के अंदर एक और मैथमेटिकल ऑपरेशन के बारे में आपको समझाने जा रहा हूं। वो है प्रोडक्ट के बारे में, मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। लेकिन ये बिल्कुल हटके होगा। एक सिंपल मल्टीप्लिकेशन से वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन किस तरह से डिफरेंट है वो आज आप लोगों को सीखने को मिलेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि ठीक है, हम दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, हम जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है और कैसे उसको इंप्लीमेंट करते हैं। लेकिन जब दो फिजिकल क्वांटिटी जो वेक्टर हों उनको मल्टीप्लाई करना सिंपल मल्टीप्लिकेशन से कुछ हट करके है। ठीक है, उसमें कुछ बातों का ध्यान रखना हमें पड़ेगा और कुछ ध्यान क्या है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हैं जिसके बारे में मैं आज आप लोगों से जो शेयर करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स से। अल्टीमेटली मैं वही कह रहा हूं कि हम लोग आज मल्टीप्लिकेशन करने जा रहे हैं वेक्टर्स क्वांटिटी का। क्लियर है? देखिए, दो स्केलर क्वांटिटी को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट भी स्केलर ही रहता है, उसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा उसका। लेकिन वेक्टर को मल्टीप्लाई करना सिंपल मल्टीप्लिकेशन से और स्केलर के मल्टीप्लिकेशन से थोड़ा हट करके है। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो पहले और लास्ट यही टॉपिक आज का हमारा रहेगा, क्योंकि इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी लास्ट में ना। उसके बाद चलिए सेकंड टॉपिक में लिख देता हूं। फर्स्ट टॉपिक हमारा आज का रहेगा डॉट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, और फिर हम लोग उसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन समझेंगे। फिजिकल इंटरप्रिटेशन कहिए या फिर आप ये कहिए कि फिजिकल मीनिंग कहिए या आप कहिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग, है क्या नहीं? ज्योमेट्रिकल मीनिंग मैं आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। और फिजिकल एग्जांपल मैं आप लोगों को बताऊंगा ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा टॉपिक आज का रहेगा। ये दो टॉपिक मैं आज आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ, आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड, ये आपको ये समझ में आएगा। तो सबसे पहले इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है दिमाग में लाने का वो यही है कि डॉट और स्केलर, बात दो वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन की हो रही है, लेकिन उसमें ये शब्द क्या कर रहा है, स्केलर शब्द का क्या रोल है। इन द सेम वे कि यहां पे मैं डॉट क्यों लिख रहा हूं। देखिए, आप लोग जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन जब आप दो क्वांटिटीज के बीच में दिखाते हैं तो लाइक एक्स वाई, आपने एक्स और वाई लिख दिए दो अल्फाबेट, तो इसका मतलब यही है कि एक्स और वाई मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आप लिख दीजिए एक्स डॉट वाई, तो इसका मीनिंग भी मल्टीप्लिकेशन ही होता है। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि डॉट क्यों आया। एंड देन फिर हम लिखते हैं एक्स मल्टीप्लाई वाई। मल्टीप्लाई का साइन जो एक्चुअल में मैथ में हमें सिखाया गया है कि एक्स मल्टीप्लाई एंड देन वाई। ओके स्टूडेंट, तो ये पॉइंट हम लोगों के जो है हम लोग जानते हैं, इसके बारे में फेमिलियर हैं। लेकिन आज हम इन डॉट और इसको कहेंगे क्रॉस, क्योंकि क्रॉस का साइन तो है ही। तो हम वेक्टर के प्रोडक्ट को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया हम लोगों ने। एक है डॉट प्रोडक्ट और एक है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस में आपको बात समझाऊंगा। आज हम लोग डॉट प्रोडक्ट के बारे में समझेंगे, यानी कि दो वेक्टर हैं, आप उनका प्रोडक्ट कर रहे हो, मल्टीप्लाई उनको कर रहे हो एज रिप्रेजेंटिंग अ डॉट बिटवीन देम, एंड द मीनिंग इज स्केलर वर्ड क्यों कहा उसे स्केलर क्यों कहा वो मैं आपको लोगों को समझा देता हूं। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं इसके प्रेजेंटेशन की। तो स्केलर और ऑब्लिक यू कैन से डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड
ध्यान से समझना है, आराम से समझना है कि क्या मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूं। देखिए बच्चों, इट इज डिफाइंड एज, इट मीन्स स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज the product of मैग्नीट्यूड, किस चीज का प्रोडक्ट होगा, जो दो वेक्टर हम ले रहे हैं उनके मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट होगा। इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स। आप किसी ने पूछ लिया कि दो से ज्यादा नहीं हो सकते, अरे कम से कम शुरुआत तो दो से ही होगी ना, तो दो से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन अभी हम दो वेक्टर के बारे में यहाँ पढ़ रहे हैं, दो वेक्टर के प्रोडक्ट के बारे में यहाँ स्टडी कर रहे हैं, सीख रहे हैं। इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स एंड किसका है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स एंड कोसाइन ऑफ एंगल। कोसाइन मतलब कोस, यू नो वेरी वेल एंड यू शुड नो। कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, क्या मतलब हुआ इस पूरी लाइन का, आइए समझते हैं। लेट ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, जनरली बता, कोई भी दो वेक्टर्स हो सकते हैं। लेट ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, ओके स्टूडेंट्स। देन ए डॉट बी, यानी कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और उनके बीच में एंगल कोस थीटा, यानी कि ये दोनों कहीं ना कहीं जब काम करेंगे एक दूसरे के साथ जब उनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो ए बी कोस थीटा। मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं आप लोग जानते हैं इजीली, कि आप वेक्टर साइन हटा दीजिए तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी एंड कोस थीटा, तो दिस इज नथिंग बट स्केलर। अब इसको स्केलर क्यों कहा, देखिए इसके पीछे दो मायने हैं, दो तरीकों से मैं आपको बताऊंगा, एक मैथमेटिकल है और एक ज्योमेट्रिकल है। देखिए बच्चों, ए मैग्नीट्यूड है और किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्केलर ही होता है, उसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता। बी मैग्नीट्यूड है तो स्केलर आएगा उसका आंसर भी। और कोस थीटा जो कि हमेशा से स्केलर क्वांटिटी रहा है, तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट और राइट को अगर आप कंपेयर करें तो लेफ्ट में आपको दो वेक्टर दिखाई देंगे जिनके बीच में डॉट प्रोडक्ट है, लेकिन जब उसको एक्सपेंड करते हैं तब राइट साइड में हमें उसका जो प्रोडक्ट है वो मैग्नीट्यूड उसका स्केलर की फॉर्म में दिखाई देता है। तो आप मैथमेटिकली समझ सकते हैं कि वाई डॉट प्रोडक्ट इज नोन एज स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि उसका जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो स्केलर है। ये देखिए मैंने आपको सिंपली एक मैथमेटिकल तरीका यहाँ पे बताया इसकी प्रेजेंटेशन से। अब मैं आपको ज्योमेट्रिकली समझाता हूं, ध्यान से नोट कीजिएगा, गौर कीजिएगा बच्चों। ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, तो अल्टीमेटली ये हो गया एक प्लेन, एक्स वाई प्लेन हो गया। इस एक्स वाई प्लेन में ओरिजिन से स्टार्ट हमने एक वेक्टर ले लिया एक्स एक्सिस के अलोंग, जिसको मैं शो कर रहा हूं वेक्टर ए, इसमें भी कोई जरा नहीं, ठीक है, समझिएगा। और ये है वेक्टर बी, ये है वेक्टर बी, और दोनों के बीच में ये है एंगल थीटा, है क्या नहीं। बी कहीं भी हो सकता है, लेकिन मैंने यहाँ पे जो कोशिश की है समझाने की, बी इसके ए के साथ हेड के साथ भी टच कर सकता है, उसके साथ कुछ ना कुछ एंगल बना के चल सकता है, ले सकते हैं उसमें ए इसके अलावा भी ले सकते हैं। बट अल्टीमेटली जो मेरा मकसद है कहने का वो यही है कि ए और बी एक्स वाई प्लेन में है, तो जो उनका रिजल्ट आएगा वो भी एक्स वाई प्लेन में ही रहेगा। मतलब जब दो वेक्टर इस तरह से काम करें कि उनका जो प्रोडक्ट है वो उसी प्लेन में रहे जिस प्लेन में वो इंडिविजुअली हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं यहां पे प्लेन वाली बात क्यों कह रहा हूं, इसके लिए मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट का इंट्रोडक्टरी पार्ट बता ही देता हूं। ऐसा क्यों,
देखिए ध्यान से। हाँ, ये आप मार्कर को ही ले लीजिए। देखिए बच्चों, अगर मैं इस मार्कर को जब ओपन करता हूं तो थंब और ये फिंगर, ये दो वेक्टर हो गए। आप प्लीज ध्यान से समझना। और जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घूमती है ना, तो वो 2 डायमेंशनल मोशन ही होता है। मतलब आप समझ लीजिएगा, सर्कुलर पाथ में घूमना, और बल्कि मैं कह रहा हूँ कि एक्स वाई प्लेन के पैरेलल, आप एक्स वाई मान सकते हैं, कुछ भी है, 2 डायमेंशनल मोशन वो होता है। लेकिन आपको यहाँ एक चीज नोट करनी है कि मैं इस सर्कल को, इस पेन के कैप को जब घुमाता हूं, तो ऐसे में इसका जो मोशन है वो अल्टीमेटली ऊपर की तरफ है। ऊपर की तरफ है तो क्या करें? यही तो फिजिक्स है, यही तो आपको समझना है कि जब आपने इसको घुमाया सर्कुलर पाथ में, तो जो इसका मोशन था वो उस सर्कुलर पाथ के परपेंडिकुलर था, ऊपर की तरफ। और जब आप इसको बंद करेंगे तो ये घूमते घूमते नीचे जा रहा है, घूमते घूमते नीचे जा रहा है। मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि आप लोग ये मत समझिए कि अगर फैन रोटेट कर रहा होगा तो उसकी रोटेशन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के दौरान वो अपनी जगह पे फिक्स है, ये भी हम लोग जानते हैं। लेकिन जब कोई चीज सर्कुलर पाथ में अगर घूम रही होती है तो कैसे वो, जो उसका जो रिजल्टेंट है वो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। यहां पर मैंने जोर देने की कोशिश की है कि जब हमने सर्कुलर पाथ में से घुमाया तो ये ऊपर की तरफ जा रहा था। तो आप देखिए कि दो वेक्टर, मतलब थंब और फिंगर एक्ट लाइक ए दो वेक्टर। तो दो वेक्टर हैं और उन दो वेक्टर का रिजल्टेंट उसके परपेंडिकुलर आ रहा है। तो इसका मतलब अगर ये एक्स वाई प्लेन में है, तो अगर ये परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन जेड है, तो आप सोचिएगा कि अगर ये एक्स वाई प्लेन में घूम रहा है तो रिजल्टेंट जेड में दिख रहा है, रिजल्टेंट जेड में मिल रहा है, रिजल्ट जेड डायरेक्शन में देखने को मिल रहा है, जो कि एक्स वाई के परपेंडिकुलर है। लेकिन स्केलर प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता, ये कंसेप्ट क्रॉस प्रोडक्ट का है। लेकिन यहां स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि जो वेक्टर जिस प्लेन में होते हैं रिजल्ट उसी प्लेन में मिलता है। तो ये स्केलर प्रोडक्ट की खास बात है। तो अल्टीमेटली बात ये है कि सर हम कहां पे, कैसे पहचान होगी कि इस वेक्टर पे स्केलर लगेगा, इस पे वेक्टर, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लगेगा या वेक्टर प्रोडक्ट लगेगा, ये सब आपको समझ में आ जाएगा उस दो क्वांटिटी के कॉम्बिनेशन से। जो आपको रिजल्ट मिल रहा है वो सेम प्लेन में है या उसके डिफरेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपको उसका रिजल्ट मिल रहा है, then you will understand, yes, here in this case, in this situation, dot product will be applicable, and in another situation the where the vector product is applicable. I hope you understand. तो बच्चों मेरा कहने का मतलब यही है, थोड़ा टिपिकल है, डिफरेंट टॉपिक है, इसलिए मैं एक बात और लिख देता हूं कि स्केलर प्रोडक्ट में एक चीज क्या है कि when two vectors A and B ब्रैकेट में लिख रहा हूं, एक्ट इन ए कॉमन प्लेन, एक कॉमन प्लेन में दोनों काम कर रहे हैं। when two vectors A and B कंबाइन, कंबाइन कैसे हो रहे हैं? मल्टीप्लाई की फॉर्म में, या मैं सिंपल भाषा में लिख दूं, मल्टीप्लाई विद ईच अदर and their result remain in same plane, and their result remain in same plane, then, ये नोट करने वाली बात है बच्चों, then
स्केलर प्रोडक्ट इज एप्लीकेबल, तो वहां कंफर्म है कि क्या लगेगा, स्केलर प्रोडक्ट लगेगा, इज एप्लीकेबल। ठीक है, ये मैंने आपको अर्थवत कंडीशन भी बता दी। मैं आपको ना कुछ फिजिकल एग्जांपल देता हूं इसके, ध्यान से देखना। यहां देखो एग्जांपल देखना आप। W मतलब वर्क डन इक्वल टू फोर्स F डॉट डिस्प्लेसमेंट S। देखो ध्यान से, वर्क डन इक्वल टू एनर्जी होता है और एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो यहां पे भी आपको देखने को मिल गया कि राइट साइड में प्रोडक्ट डॉट है, दोनों वेक्टर हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, लेकिन रिजल्ट उनका स्केलर आ रहा है। ये भी एक कंसेप्ट है कि दो वेक्टर काम करें, उनका रिजल्टेंट स्केलर आ रहा है। ठीक है, हो गया एक एग्जांपल वर्क का, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और दूसरा एग्जांपल देखो पावर का, यहीं से निकला है वो भी, मैकेनिकल पावर कह सकते हो, F डॉट V, फोर्स इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी वेक्टर है, फोर्स वेक्टर है, लेकिन उन दोनों का रिजल्ट आपको क्या देखने को मिल रहा है, पावर। P मतलब पावर। ठीक है, मैकेनिकल पावर यू कैन से। तो आई होप बच्चों आपको इस डॉट प्रोडक्ट का मीनिंग जो है समझ में आया होगा। क्या इसका मीनिंग होता है, क्या क्यों दो वेक्टर के प्रोडक्ट को स्केलर कहते हैं और कब कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पॉज कीजिए स्क्रीन को और इसे नोट कीजिए। अगला टॉपिक है इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग। बहुत सिंपल है, बस आपको ध्यान रखना है। स्टूडेंट्स इसमें एक बात का ध्यान रखें आप, अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ज्योमेट्रिकल मीनिंग किसका, डॉट प्रोडक्ट का। आराम से समझिए, ध्यान से, कोई जल्दबाजी नहीं है, समझ में आना चाहिए बस, है ना। आई होप यू अंडरस्टैंड, आई होप यू अंडरस्टैंड। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, देखिएगा दो वेक्टर हैं आपके सामने, ये वेक्टर ए है, मैं दोनों कंडीशन आपको समझाऊंगा, और ये वेक्टर बी है, और दोनों के बीच में एंगल थीटा है। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, बी पॉइंट के जो टिप है, बी के जो टिप है, एक काम करते हैं यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा अलग से लेबलिंग इसी कर लेते हैं। इसको नाम दीजिए ओ पी क्यू, और क्यूस के यहाँ बी के हेड से परपेंडिकुलर डाला ए के ऊपर, और यहाँ पॉइंट आ गया एम, ये परपेंडिकुलर डाल दिया। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो बी वेक्टर है ये पूरा बी वेक्टर है, ओ से क्यू है ना, जो ये बी वेक्टर है, और जो ओ से पी है ना ये ए वेक्टर है। क्लियर है, मैं जो आपको समझाने जा रहा हूँ ना उस बात को ध्यान से सुनना, सेम प्लेन वाली बात आपको समझा रहा हूँ। अब जब मैंने ज्योमेट्रिकली परपेंडिकुलर डाला ना यहाँ पे, तो एक ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। तो जो बी वेक्टर है ना, इसका कंपोनेंट जो एम की डायरेक्शन में बना, ये कंपोनेंट ओ से लेकर के एम, तो जो ये ओ एम है ना, ये ओ एम किसके इक्वल होगा, बी कोस थीटा के। अब यहां नोट करने वाली बात क्या है, ओ से एम कितना होगा, बी कोस थीटा। मतलब ओ से पी पूरा वेक्टर ए है, बी का जो कंपोनेंट है वो ए की डायरेक्शन में है और एक परपेंडिकुलर है, कौन सा, क्यू है क्या नहीं। तो जो इसकी डायरेक्शन में है बी कोस थीटा, तो मैं यही समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूं कि ए वेक्टर और बी कोस थीटा उसी की डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट भी उसी डायरेक्शन में आएगा। किस डायरेक्शन में, ओ से पी की डायरेक्शन में ही आएगा। तो हुआ ना सेम डायरेक्शन में, सेम प्लेन में, मतलब दोनों सेम प्लेन में काम कर रहे हैं, लेकिन एक का जो प्रोजेक्शन है, इसको प्रोजेक्शन कहते हैं बच्चों।
मैंने बी से परपेंडिकुलर ए पर डाला, देन वी हैव OM जो कि बी का प्रोजेक्शन था ए वेक्टर की ओर। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब ये हुआ, जिसमें मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अच्छा OM तो मैंने लिख दिया बी cos थीटा, जिसमें मैं आपको ये कहना चाहता हूं बच्चों कि वेक्टर प्रोडक्ट जो है ना A डॉट B इज ऑल्सो इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ magnitude of A and projection of vector B on A, on vector A। बिल्कुल सही बात है, प्रोजेक्शन ही तो हुआ, B cos थीटा B का प्रोजेक्शन हो गया A के ऊपर, दैट इज A डॉट B इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई B cos थीटा। इसमें गलत क्या है बताओ, सही तो है, एक पॉइंट तो ये भी होगा। अब किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा हो कि सर आपने B से A पे परपेंडिकुलर डाल दिया, तो क्या A से B पे परपेंडिकुलर नहीं डाल सकते? बिल्कुल डाल सकते हैं, उसमें भी कोई बुराई नहीं है भाई, स्केलर है ना, स्केलर है, कोई भी वैल्यू हुई, पलटने से कोई वैल्यू थोड़ा चेंज होगी, रिजल्ट तो उतना ही आएगा। दैट इज, ध्यान से देखो यहाँ पे इसका दूसरा मीनिंग, दूसरा डायग्राम देखो। मान लीजिए ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है, मैंने जानबूझ के ना इसके लेंथ को यहाँ पे बड़ा किया है, मैग्नीट्यूड ज्यादा लिया है। O नाम इसका है, P नाम इसका है, और P1 नाम इसका है, और Q1 नाम इसका है। अब मैं क्या कर रहा हूं, P से यानी कि A का प्रोजेक्शन डाल रहा हूं Q1 पर, तो ये परपेंडिकुलर डेल से चल रहा है, पॉइंट 10 आ गया यहाँ पे, बताओ। तो अब ये एंगल थीटा दोनों के बीच में है ही, लेकिन A का देखो, B का तो कंपोनेंट A के अनुरूप था, लेकिन जो A का प्रोजेक्शन है B के ऊपर, इसके लिए इसके अकॉर्डिंग जो ये कंपोनेंट हुआ ना O से N, कौन सा O to N, O to N, ये जो कंपोनेंट है ना ON, ये A cos थीटा है, और A cos थीटा किसके अनुरूप है, B वेक्टर की दिशा में ही है वो। तो देख लो आप लोग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग से क्या समझ में आ रहा है, चाहे B का प्रोजेक्शन A के ऊपर हो, चाहे A का प्रोजेक्शन B के ऊपर हो, दोनों उसी डायरेक्शन में है, उसी प्लेन में है, इसलिए यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वेक्टर A डॉट B इक्वल टू A cos थीटा मल्टीप्लाई B। तो एक बात बता दो मुझे, A मल्टीप्लाई B cos थीटा हो तब भी AB cos थीटा ही आएगा, और A cos थीटा मल्टीप्लाई B हो तब भी AB cos थीटा ही आएगा। प्रोजेक्शन चाहे किसी का किसी के ऊपर हो तो हम ये कह सकते हैं, एंड वाइस वर्सा, दोनों डायग्राम कवर हो जाएंगे इससे। वाइस वर्सा का मतलब होता है कि B का प्रोजेक्शन A के ऊपर और A का प्रोजेक्शन B के ऊपर, लेकिन रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, द रिजल्ट विल बी सेम, एंड दैट रिजल्ट इज A डॉट B इक्वल टू AB cos थीटा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द स्केलर प्रोडक्ट, जिसे हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, और इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ये बहुत काम आएगा आपके आगे डायग्राम, ज्योमेट्रिकल जो मीनिंग है, आप उसको कंपोनेंट में ब्रेक करा तो सीख ही चुके हैं किस टॉपिक में, रिजोल्यूशन में। तो बच्चों, टेक द स्क्रीनशॉट, पोज द स्क्रीन, एंड आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द टॉपिक प्रोडक्ट। बेसिकली कि वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है यहाँ पे और रिजल्ट स्केलर के रूप में आ रहा है, तो हम इसके ऊपर बेस्ड कुछ एग्जांपल न्यूमेरिकल आगे करते जाएंगे, और कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो मैं आपके सामने शेयर करूंगा हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। सो गुड लक, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।